नमस्ते। दुनिया ना बहुत तेजी से बदल रही है। पुराने नियम, पुरानी बातें सब पीछे छूट रही हैं और मैदान में नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं। और इस पूरे बदलाव की कहानी पता है कहाँ से शुरू होती है? एक बहुत ही अजीब, हैरान कर देने वाली रियल एस्टेट डील से। और ये डील सिर्फ जमीन की नहीं है, ये तो दुनिया पर राज करने की एक नई होड़ की शुरुआत है। तो सवाल ये है कि आखिर हर कोई बर्फ से ढके इस विशाल द्वीप को खरीदना क्यों चाहता है। मतलब एक तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, दूसरी तरफ चीन है, और तो और दुनिया के सबसे बड़े टेक अरबपति भी लाइन में लगे हैं। आखिर ऐसा क्या है ग्रीनलैंड में? क्योंकि ये सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा तो बिल्कुल नहीं है। ये एक नई ग्लोबल रेस का समझिए कि ग्राउंड जीरो बन गया है। देखिए, ये मामला सिर्फ एक द्वीप खरीदने का नहीं है। असल में ग्रीनलैंड आज एक ऐसी शतरंज की बिसात बन चुका है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपनी चालें चल रही हैं। और यहां जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आने वाले कल की एक साफ झलक है। तो सवाल उठता है कि ग्रीनलैंड अचानक इतना जरूरी कैसे हो गया? इसकी 3 बहुत बड़ी वजहें हैं। पहली, पिघलती हुई बर्फ। इसकी वजह से नए नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, जो महाद्वीपों के बीच सबसे छोटा रास्ता होंगे, मतलब व्यापार तेज और सस्ता। दूसरी वजह है जमीन के नीचे छिपा खजाना, खरबों डॉलर्स के रेयर अर्थ मिनरल्स, जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी, फोन से लेकर फाइटर जेट तक, हर चीज के लिए जरूरी हैं। और तीसरी और सबसे अहम वजह, इसकी लोकेशन। ये आर्कटिक में एक ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह पर है जहां से अमेरिका, रूस और चीन तीनों एक दूसरे पर नजर रख सकते हैं। और ये खींचतान कोई आज की नहीं है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। देखिए, 1951 में कोल्ड वॉर के टाइम अमेरिका ने सोवियत संघ पर नजर रखने के लिए ग्रीनलैंड में अपने सैनिक तैनात करने का अनलिमिटेड अधिकार ले लिया था। लेकिन फिर 2004 में डील बदल गई और अमेरिका को सिर्फ एक बेस तक ही सीमित कर दिया गया। अब 20 साल बाद जब रूस और चीन आर्कटिक में अपनी सैनिक ताकत बढ़ा रहे हैं, तो अमेरिका को अचानक वो पुरानी डील याद आ रही है और वो उसे फिर से बदलना चाहता है। और कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। ये लड़ाई सिर्फ देशों के बीच नहीं है। अब मैदान में आ गए हैं टेक के शहंशाह, सैम ऑल्टमैन, पीटर थील जैसे लोग प्रैक्सिस नेशन जैसे अजीबोगरीब प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहे हैं। इनका प्लान क्या है? ऐसे नए देश बनाना जिन्हें सरकारें नहीं बल्कि सीईओ चलाएंगे। और अंदाजा लगाइए, उनकी नजर भी कहां है? जी हां, ग्रीनलैंड पर। तो चलिए अब इस ग्रीनलैंड की कहानी से थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। क्योंकि ग्रीनलैंड के लिए ये जो होड़ मची है ना, ये असल में दुनिया की ताकत में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव का सिर्फ एक छोटा सा संकेत है। एनालिस्ट का मानना है कि वो दौर जब दुनिया में अमेरिका के दबदबे की वजह से एक तरह की शांति थी, वो जियोपॉलिटिकल हनीमून अब खत्म हो गया है। हम एक ऐसे नए दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां टकराव और उथल-पुथल ही नया नॉर्मल होगा। तो सवाल है, ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प थियरी है जिसे कहते हैं T-1। ये थियरी कहती है कि दुनिया में जो उथल-पुथल है वो इसलिए नहीं है कि चीन या रूस जैसी ताकतें अमेरिका से आगे निकल गई हैं, नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि अमेरिका, जो अब तक दुनिया का पुलिसमैन बना हुआ था, वो खुद अपनी मर्जी से इस भूमिका से पीछे हट रहा है। इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक मोहल्ले का पार्क है जहां कई छोटे मोटे गुंडे हैं, लेकिन एक बड़ा दादा है जो सबको कंट्रोल में रखता है। अब आप छोटे गुंडों को इतना ताकतवर नहीं बना रहे हैं कि वो दादा को हरा दें, आप बस उस दादा को ही पार्क से हटा रहे हैं। नतीजा क्या होगा? चारों तरफ अफरा तफरी और अराजकता। आज दुनिया में ठीक यही हो रहा है। और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ये बात और भी साफ हो जाती है। अमेरिका का सालाना रक्षा बजट $1.5 ट्रिलियन है और दूसरी तरफ चीन, रूस और भारत, इन तीनों का मिलाकर भी इससे कम है। तो जाहिर है मिलिट्री के मामले में कोई अमेरिका के आसपास भी नहीं है। ये वाकई अमेरिका का अपनी मर्जी से पीछे हटने का फैसला है। तो जब खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी मैदान छोड़कर जाने का फैसला कर ले, तो क्या होता है? उसकी छोड़ी हुई खाली जगह को भरने के लिए एक खतरनाक दौड़ शुरू हो जाती है। इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है भरोसे पर। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका के जो सहयोगी देश थे, नेटो के सदस्य, उन्हें यह एहसास हो गया कि शायद मुश्किल वक्त में अमेरिका उनकी मदद के लिए नहीं आएगा। और इसी के साथ सालों पुरानी सुरक्षा की गारंटी टूट गई।
और इसके नतीजे हमें अपनी आंखों के सामने दिख रहे हैं। यूरोप के देश तेजी से अपने हथियार बढ़ा रहे हैं। जापान और साउथ कोरिया जैसे देश भी अब अपना न्यूक्लियर बम बनाने के बारे में सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। एक पावर वैक्यूम बन गया है जिसे भरने के लिए चीन पूरी तरह तैयार है। और जब दुनिया में कोई एक बड़ी रोकने वाली ताकत ना हो तो छोटे छोटे क्षेत्रीय झगड़ों के बड़े युद्ध में बदलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। चलिए इस नई दुनिया की एक और बहुत ही हैरान करने वाली मिसाल देखते हैं। एक ऐसी जगह जहां दो सुपर पावर एक ही जमीन के टुकड़े के लिए आमने सामने खड़ी हैं, और वो जगह है पाकिस्तान। आज पाकिस्तान एक ऐसा अखाड़ा बन गया है जहां अमेरिका और चीन सीधे सीधे एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। और यही बात इसे इस वक्त दुनिया के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे ज्यादा विस्फोटक इलाकों में से एक बनाती है। इसकी एक तस्वीर देखिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े जनरल एक सेल्समैन की तरह अमेरिका के अधिकारियों के सामने खड़े हैं, अपना ब्रीफकेस खोलते हैं और उसमें से रेयर अर्थ मिनरल्स निकालकर दिखाते हैं। यही उनकी पिच है। उनका संदेश साफ है, हमारे पास ये बेशकीमती खजाना है, आप आकर निवेश कीजिए। तो बलूचिस्तान में इन दोनों सुपर पावर्स के हित क्या हैं? देखिए, अमेरिका की नज़र है ज़मीन के नीचे दबे खरबों डॉलर के उन खनिजों पर जो उसकी हाईटेक इंडस्ट्री के लिए बेहद ज़रूरी हैं और जिनसे चीन पर उसकी निर्भरता कम होगी। वहीं दूसरी तरफ है चीन, जिसने ज़मीन के ऊपर अपने 60 अरब डॉलर से ज़्यादा के CPEC प्रोजेक्ट में निवेश किया है। ये उसके लिए एक बहुत ज़रूरी व्यापारिक रास्ता है और वो किसी भी कीमत पर इसे सुरक्षित रखना चाहता है। और ये सब मिलकर बलूचिस्तान में एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर रहा है। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान सरकार है जो अमेरिका और चीन दोनों से डील कर रही है, दूसरी तरफ चीन अपने अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट बना रहा है, तीसरी तरफ अमेरिका एक बड़ी सोने और तांबे की खदान के लिए डील साइन कर रहा है। और इन सबके बीच हैं बलूचिस्तान के स्थानीय अलगाववादी समूह जो अपनी जमीन और अपने संसाधनों पर कब्जे के लिए लड़ने की कसम खा रहे हैं। ये एक ऐसे बारूद के ढेर जैसा है जिसमें कभी भी चिंगारी लग सकती है। तो चलिए एक आखिरी बार थोड़ा पीछे हटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस सब का हमारी दुनिया के लिए, हम सब के लिए क्या मतलब है। इसका सबसे बड़ा सबक ये है कि पुराने रेफरी, यानी वो ग्लोबल संस्थाएं जो दुनिया में नियम कानून बनाए रखती थीं, अब उनकी सीटी कोई नहीं सुन रहा, वो नाकाम हो रही हैं। और ये संस्थाएं इनइफेक्टिव क्यों हो गई हैं? कोविड ने हमें दिखा दिया कि जब संकट आता है तो हर देश सिर्फ अपनी सोचता है। यूक्रेन युद्ध ने यह जाहिर कर दिया कि नाटो जैसे मजबूत रक्षा समझौते की भी अपनी सीमाएं हैं। WTO हो या IMF, जब अमेरिका या चीन जैसे ताकतवर देशों के हितों की बात आती है तो सारे नियम ताक पर रख दिए जाते हैं। और समस्या की जड़ यही है, अब ताकतवर देशों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने में कोई फायदा नजर नहीं आता। हम एक ऐसे युग में कदम रख रहे हैं जहां नियम कानून नहीं बल्कि सिर्फ ताकत की चलेगी, रॉ पावर। और ये हमें आखिर में एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां कोई नियम नहीं है, कोई रेफरी नहीं है, उसमें आखिर जीतता कौन है?